हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं डिस्कस करूंगी विज़न आईएएस का मेंस टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 7। टेस्ट नंबर 7 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। टेस्ट नंबर 1 तक मैं कर लूँगी एंड उसके बाद जैसे जैसे टेस्ट्स आते रहेंगे मैं उनको कवर कर लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका मॉक टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 7, इसका पहला क्वेश्चन है कि हाईलाइट करना है क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस करती है गवर्नमेंट, मतलब कि जो जो ई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जाए। ठीक है, तो आपका अप्रोच क्या होगा इसमें। पहले तो आप बताओगे कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव क्या क्या हैं। ठीक है, उसको बताएंगे कि कैसे क्या क्या आता है ई गवर्नेंस में। दूसरा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया जा रहा है गवर्नमेंट या इन जनरल पब्लिक के द्वारा ई गवर्नेंस इनिशिएटिव में। तीसरा कि आपको स्टेप्स बताने होंगे कि कैसे इन्हें हैंडल किया जाए। लास्टली आपको कंक्लूज़न देना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि ये कैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू सिटीजन बनता है आपका ई गवर्नेंस का पार्ट। फिर कुछ स्कीम्स या ई गवर्नेंस इनिशिएटिव बताओगे, जैसे कि डिजिटल इंडिया कैंपेन हो गया, NEGP हो गया, MyGovernment.in हो गया, ई संपर्क हो गया, डिजिटल लॉकर हो गया। इनके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद फिर आप जब बॉडी में आएंगे तो फिर उसमें लिखेंगे कि क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। पहले तो ऑब्स्टेकल्स बताएंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो ऑब्स्टेकल्स में है पहला कि वर्नाकुलर कंटेंट नहीं है, दूसरा कि IT लिटरेसी नहीं है, मतलब तीसरा कि डिजिटल डिवाइड है, चौथा हाई कॉस्ट है और पांचवा इनसफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स है। इनको समझते हैं। पहला है कि लैक ऑफ वर्नाकुलर कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो लोकल लैंग्वेज है उनमें नहीं मिलता है मटेरियल, मोस्टली इंग्लिश में ही मिलता है मटेरियल। दूसरा कि IT लिटरेसी, मतलब जनरल जो पब्लिक की जो IT लिटरेसी है वो भी कम है, उनमें वो डिजिटल डिवाइड दिखता है। ठीक है, डिजिटल डिवाइड मतलब कि चाहे वो गरीबी के कारण या एडुकेशन के कारण या इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया है। चौथा है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये सारे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना और इनको ऑपरेशनल रखने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। फिर है कि ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि जो हमें स्किल्ड मैन पावर या ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप आओगे टेक्निकल ऑब्स्टेकल्स। ये तो हम लोगों ने देखा सोशियो एंड इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स। अब जो सेकंड आपका होगा इसमें आप बताओगे कि क्या क्या टेक्निकल ऑब्स्टेकल है। टेक्निकल ऑब्स्टेकल्स में 3 आप मेंशन कर सकते हो, जैसे इंटरऑपरेबिलिटी हो गया, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी हो गया और तीसरा यूज़र फ्रेंडली है। तो इसको देख लेते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कि जैसे कि अलग अलग जो सिस्टम्स हैं उनके बीच में, फिर जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी की कमी है। दूसरा कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है कि जो इंडिविजुअल डाटा है वो सिक्योर्ड रहे। तीसरा यूज़र फ्रेंडली, मतलब कि जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स या ऐप्स हैं वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, मतलब कि उनको समझने उनको चलाने के लिए जो इंडिविजुअल है उसको स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ता है, वो उसके अनुसार नहीं है, यूज़र के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या ले सकते हैं, मतलब जैसे मैंने कहा रिफॉर्म्स क्या क्या होगा, तो इसमें 5 होगा। पहला होगा कि सिंगल विंडो डिजिटाइजेशन सॉल्यूशन, दूसरा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, तीसरा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, चौथा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पांचवा कैपेसिटी बिल्डिंग। इसको देख लेते हैं। सिंगल विंडो डिजिटाइजेशन सॉल्यूशन मतलब कि मेक द इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को मैंडेटरी करना पड़ेगा ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स में, मतलब कि एक सिंगल जो मेक द इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के फ्रेमवर्क के अनुसार करना होगा। दूसरा कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, मतलब ये जो फॉर्म्स प्रोसेस और स्ट्रक्चर जो है उनको रीडिज़ाइन करना होगा जिससे कि ई गवर्नेंस में ईजी हो। तीसरा कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करना पड़ेगा इस तरह से कि ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में ईजी हो, अकाउंटेबिलिटी आए। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और लास्टली है कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि गवर्नमेंट जो है हर लेवल पे एक नॉलेज मैनेजमेंट इंश्योर करना चाहिए उसे, और लोगों का इंडिविजुअली स्किल अप करना चाहिए, उनका अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव के बारे में। उसके बाद आप कंक्लूजन में लिखोगे कि
ईज़ ऑफ गवर्नेंस मतलब होना चाहिए ईज़ ऑफ लिविंग, ठीक है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट या कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को और ज़्यादा इसको ईजी बनाना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको बताना है कि किस तरह से प्रेशर ग्रुप्स ने जो रोल है उसमें जो हमारी डेमोक्रेसी है इंडिया में वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है, स्ट्रॉन्ग हुई है, इसके बारे में बताना है। तो इसको आंसर में कैसे आप अप्रोच करोगे पहले देखते हैं। तो पहले आप डिफाइन करोगे कि क्या है टर्म प्रेशर ग्रुप। दूसरा है कि डिस्कस करोगे रोल इन फर्दरिंग पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है। और तीसरा कि कंक्लूड करोगे उन जो पॉइंट्स आपने लिखे उसके बेसिस पे। तो आंसर में आपको पहले बताना होगा कि प्रेशर ग्रुप है क्या। प्रेशर ग्रुप ऐसा एक इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि ऑर्गेनाइज करता है इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर और साथ में इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। तो रोल क्या है प्रेशर ग्रुप्स में इन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये है पहला कि जो भी पब्लिक ओपिनियन है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाना, ठीक है। दूसरा कि जो इन जनरल पब्लिक है या जो वैसे वीक सेक्शन है उनको एम्पावर करना। तीसरा कि जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको एक तरह का पॉलिटिकल वॉइस देना। चौथा कि जो गवर्नमेंट की करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो भी करप्शन या गलत हो रहा है गवर्नमेंट में उसको सामने लाना। पांचवा कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है उस पर ध्यान देना। छठा कि एनवायरनमेंट का बचाव करना या सेफ गार्ड करना। सातवां कि नो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट्स रिमेन डोमिनेंट, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है कि जो भी लोगों का पब्लिक ओपिनियन होता है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना। एक पार्टिसिपेशन जो होता है सिटीजन्स का वो एनश्योर करना। दूसरा कि हमारे डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डीप करना। कैसे? तो जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारा डेमोक्रेसी डीप होगा। जैसे कि हो गया आपका जनग्रह सेंटर फॉर सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी, वो कोशिश कर रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है अर्बन एरिया में उसको इम्प्रूव करने का। उसी तरह आप देखिए तो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए भी बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट था। जैसे कि हो गया आपका नाज फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको सामने लाना। जैसे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन हो गया, जिसके कारण हमारा लोकपाल और लोकायुक्त का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म, मतलब कि जहाँ पे लोग जाके अपना जो ग्रीवेंस है या फिर जो गुस्सा है वो निकाल सके। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है। और आपको बताना पड़ेगा जैसे इसी तरह से इन्हीं ग्रुप्स के कारण, इन्हीं प्रेशर ग्रुप्स के कारण आरटीआई एक्ट भी 2005 में लागू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में है कि किस तरह से एनवायरनमेंट के लिए भी ये काम करता है। तो आप मेंशन करोगे चिपको मूवमेंट के बारे में, नर्मदा बचाओ मूवमेंट आंदोलन के बारे में, फिर अपिको मूवमेंट। आप एग्जांपल्स दीजिए, आपका आंसर उतना ही इनरिच करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि साथ में जो कंपीटिंग प्रेशर ग्रुप्स हैं ये ध्यान, मतलब एक तरह से इनका बैलेंस आउट हो जाता है, बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को, और ये एंश्योर करते हैं कि कोई ग्रुप या इंटरेस्ट डोमिनेंट ना रहे, ठीक है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं, वो अलग अलग मेंबर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हो गया भारतीय मजदूर संघ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इस तरह से ये ग्रुप या मतलब एक दूसरे को ध्यान रखते हुए कि डोमिनेंट ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। आप उसके बाद लिखोगे कि कंक्लूज़न में आप लिखोगे कि क्या हमें कैसे ज़रूरत है प्रेशर ग्रुप्स की। आपको बताना होगा कि कैसे प्रेशर ग्रुप्स जो है हर एक इंडिविजुअल के वॉइस को स्ट्रॉन्ग करता है। एक इंसान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो अपनी वॉइस को गवर्नमेंट तक या एक बार्गेनिंग पोजीशन तक पहुंचा सके, बट वो प्रेशर ग्रुप से मुमकिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई स्किल डेवलपमेंट एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ पॉलिसी फोकस इन इंडिया, व्हाट स्टेप्स हैज़ बिन टेकन बाय द गवर्नमेंट इन रिसेंट ईयर। तो आपको स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताना है कि वो क्यों एक इम्पॉर्टेंट एरिया है पॉलिसी फोकस का इंडिया में। आपको बताना होगा कि पहले तो जब आप आंसर लिखोगे तो क्या अप्रोच होगा। तो उसमें होगा पहला कि आपको हाईलाइट करना होगा कि क्या है स्टेटस ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, बताना होगा कि क्या है एग्जैक्टली वर्कफोर्स का कंडीशन इंडिया में। दूसरा कि
क्यों स्किल डेवलपमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट एरिया है पॉलिसी फोकस का इंडिया में। तीसरा कि क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं इस बारे में, और इसी बेसिस पे फिर आपको कंक्लूज़न लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। तो इंट्रोडक्शन में आपको पहले लिखना पड़ेगा कि इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्कफोर्स। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इन चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट है, और जल्द ही हम चाइना को भी सरपास कर पाएंगे। तो 2027 तक ये माना गया है कि इंडिया के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्कफोर्स होगा। इसीलिए जरूरी है कि फोकस होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट में। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन में बताया गया कि कैसे और क्यों हमें स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और फिर आप न्यूमराइज करोगे कि क्या क्या रीज़न है। पहला है कि बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा कि विदाउट स्किल एक तरह के आप लो स्किल लो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट में आप फंस जाते हो। तीसरा कि लो स्किल से क्या होता है कि जो एंटरप्राइजेज़ हैं जो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करती है उनके भी ग्रोथ पे असर करता है। चौथा कि इंडिया चाह रहा है कि दुनिया का वो एक तरह से ग्लोबल सप्लायर बने स्किल्ड मैन पावर का, तो उसके लिए भी जरूरी है। तो हमने 4 पॉइंट्स बताए, अब इसको डिटेल में देखते हैं। देखो, इंडिया में जो 70% आबादी है वो रूरल एरिया में रहती है और बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हमारा अगर डेमोग्राफी के पास एजुकेशन नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स वो गरीबी में फंसेंगे, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। इसीलिए देखिए, जो ICE 360 डिग्री सर्वे था उसमें कहा गया कि जो स्किल्ड वर्कफोर्स है इंडिया का वो बहुत कम है, वो सिर्फ 4.69% है। फिर तीसरा पॉइंट है कि ऑफ कोर्स अगर आपका जो मैन पावर है वही वीक है, वही उनके पास स्किल नहीं है, तो आप जो एंटरप्राइजेज़ हैं, जो माइक्रो साइज के एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके ग्रोथ में मुश्किल आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट है कि हम इंडिया एज अ होल एक ग्लोबल सोर्स बनना चाहता है स्किल्ड मैन पावर के लिए। इसलिए ज़रूरी है कि वो स्किल, रीस्किल और अपस्किल करे। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ हो रहा है, डाटा एनालिटिक्स आ रही है, तो उसमें ज़रूरी है कि इंडिया भी ग्रो करे। ठीक है, एज अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ स्किल्ड मैन पावर। तो इस तरह से 4 पॉइंट्स हैं, आपको बताना होगा। उसके बाद स्किल इंडिया, उसके बाद आप लिखोगे कि कौन कौन से स्कीम है। तो यहाँ पे 5 स्कीम्स हैं जो आप मेंशन करोगे स्किल इंडिया के अलावा। एक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, तीसरा प्रधानमंत्री युवा योजना, चौथा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, और पांचवा द ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए, जो पहले तो स्किल इंडिया इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट की का 2015 में लॉन्च हुआ स्कीम है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्किल करेंगे, मतलब जो डिमांड है, जो इंडस्ट्री है, जो मार्केट है, उसके अनुसार स्किल करेंगे। ठीक है, और बाकी जो स्कीम्स हैं वो है, पहला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें क्या होगा कि जो इंडियन यूथ को ऐसे स्किल्स दिए जाएंगे जो कि उनको इंडस्ट्री रेलिवेंट हो, मतलब उसकी मार्केट में डिमांड हो, इंडस्ट्रीज़ को चाहिए हो। ठीक है, फिर दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना क्या है कि ये जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन्वॉल्व करके एक स्किलिंग इकोसिस्टम तैयार करेगी, जो कि फोकस करेगा रूरल यूथ पे जिनका एज हो 15 से लेकर 15 to 35। ठीक है, तीसरा है प्रधानमंत्री युवा योजना। इसमें क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि लोग खुद अपना एंटरप्रेन्योर बन सकें। नेक्स्ट है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसका एम है कि प्रमोट करना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और साथ में ऐसे एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिवाइज भी करना जो कि इन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये है ऐसा स्कीम जो कि फोकस करता है एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट सेक्टर पे, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इसमें आपका 2 काम भी हो गया, एक तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हो और दूसरी तरफ आपका
जो यूथ है वो भी स्किलफुल हो रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो WTO के अनुसार जो है इंडिया का जो GDP लेवल है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, जो कि 3 to 5% होगा टिल 2035। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के पे ध्यान दें। और इंडिया के पास बहुत नैरो फ्रेमवर्क है हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करने में। चाइना ने यूज़ किया इसलिए वो आगे बढ़ा, इसलिए इंडिया को भी ज़रूरत है कि वो इसे यूज़ करे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको बताना है क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस इन इंडिया। तो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट में। तो अप्रोच में आप लिखोगे पहले कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का, उसको डिफ़ाइन करोगे। दूसरा कि फिर एक्सप्लेन करोगे क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं इस बारे में, और तीसरा कंक्लूड करोगे। तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए। ट्रांसपेरेंसी होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व करता है ऐसे क्राइटेरिया, प्रोसेसेस और सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग जिससे कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, एफर्ट्स हो रहे हैं, वो लोगों को पता हो और ओपनली नोन टू ऑल इन अ पब्लिक मैनर। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ओपननेस आती है गवर्नमेंट फंक्शनिंग में भी, और जो सिटीजनरी है वो भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग होती है, डेमोक्रेसी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। इससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, और जो भी लोग पोजीशन में हैं, ऑफिस होल्ड करते हैं, वो आंसरेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो RTI एक्ट था 2005 का, उसमें क्या हुआ था कि एक स्टेज सेट किया गया था ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए। ठीक है, अंडर दिस एक्ट जो बहुत सारे पब्लिक एजेंसी हैं उनके थ्रू उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो एक बेसिक स्टैट्यूटरी राइट हो गई थी सिटीजन की कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आपका इंफॉर्मेशन एक राइट है। ठीक है, तो उसके बाद और भी स्टेप्स लिए गए हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए इंडिया में। पहला है आपका सिटीजन चार्टर, दूसरा है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, तीसरा है ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव, चौथा है लीगल रिफॉर्म्स, पांचवा है राइट टू सर्विस लेजिस्लेशन। चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सिटीजन चार्टर क्या है? सिटीजन चार्टर पहला पॉइंट ये है कि इससे इम्प्रूव होगा स्टैंडर्ड, क्वालिटी और टाइम फ्रेम ऑफ सर्विस डिलीवरी। मतलब कि गवर्नमेंट कुछ भी आपको सर्विस देती है उसका क्वालिटी भी सही होगा, स्टैंडर्ड सही होगा, और साथ में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म भी इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो दूसरा है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। ये है ऐसा एक्ट जो कि एक ऑम्बुड्समैन की तरह काम करेगा और करप्शन, जो भी ऐसे करप्शन चल रहे होंगे या पता चलेगा, उनको इंक्वायर करेगा और सामने लाएगा। तीसरा है ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव। ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे कि हो गया सिपी ग्राम्स, भूमि। तो ऐसे जो ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव है तो वो हेल्प करती है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की तरफ। नेक्स्ट है लीगल रिफॉर्म्स। लीगल रिफॉर्म्स मतलब कि ऐसे बहुत सारे लॉज या रेगुलेशंस हैं जो कि बहुत पुराने हो गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है। वो हमारे काम को, जो लीगल वर्क होता है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता है। तो वो उससे क्या होगा कि ईजी होगा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में। नेक्स्ट है राइट टू सर्विस लेजिस्लेशन। ये बहुत सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी लागू कर दिए हैं। राइट टू सर्विस जो है एक तरह से माना गया है कि हर एक सिटीजन का राइट है कि वो टाइम बाउंड डिलीवरी उसको हो पब्लिक सर्विस का, किसी भी पब्लिक सर्विस का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स। इनके अलावा ये भी जरूरी है कि जो एक माइंडसेट है पब्लिक ऑफिशियल का वो भी चेंज हो। ज़रूरत है कि स्ट्रेंथन हो, वाइडन हो पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे? तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क और डिजिटाइजेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हाईलाइट करना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विस का इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। तो सिविल सर्विस का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए हमारे सिविल सर्विस में ताकि वो और अच्छे से अपना रोल निभा सके। तो पहले तो आपको बताना होगा अप्रोच में कि कैसे
सिविल सर्विस के बारे में, ठीक है, पहला। दूसरा कि आपको हाईलाइट करना पड़ेगा हमारे डेमोक्रेसी में उसका इम्पोर्टेंस। तीसरा कि क्या क्या सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है। चौथा, आपको कंक्लूज़न देना पड़ेगा उस बेसिस पे। तो आंसर में पहले तो आप बताओगे सिविल सर्विस के बारे में कि ये वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि मतलब कि मिलिट्री और जुडिशल ब्रांच के अलावा है। मतलब कि एक तरह से परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। इंडियन सिविल सर्विस जो है वो मॉडल है ऑन मतलब कि जो ब्रिटिश इरा का जो इंडियन सिविल सर्विस है उसी पे बेसिस करके अभी का भी हम लोग का सिस्टम है। इसमें बहुत ज़्यादा हायरार्कियल है और एक ये मेरिट बेस्ड कैरियर सिस्टम है विद अकाउंटेबिलिटी टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हर सिविल सर्वेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होता है। आप ये बताओगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेसी में, हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी में सिविल सर्वेंट का, उसको एन्यूमरेट करोगे तो इसमें आपका 8 ये सारे पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इम्पोर्टेंस है, पॉलिसी कंटिन्यूटी में दूसरा, तीसरा पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, चौथा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, पांचवा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, छठा जो एक्सीजेंसीज होती हैं उसमें, और सातवां की बाइंडिंग फोर्स, नेशनल बाइंडिंग फोर्स की तरह। तो पहला समझते हैं इंस्ट्रूमेंटल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब जो भी पॉलिसीज़ थे हो उनको फॉर्मुलेट करना, उनको बनाना, ये आपका सिविल सर्वेंट का ही काम होता है। दूसरा कि पॉलिसी कंटिन्यूटी, मतलब कि गवर्नमेंट तो चेंज हो जाती है हर 5 साल में लेकिन सिविल सर्वेंट तो सेम रहता है, ठीक है। तीसरा पब्लिक सर्विस डिलीवरी, मतलब कि जो भी वेलफेयर हुआ, रेगुलेटरी फंक्शन हुआ गवर्नमेंट का, वो ये करती है। चौथा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जो रूल एंड लॉ, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, सोसाइटी का, ये सारे काम आपका सिविल सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में भी हेल्प करता है, मतलब कि जैसे सिटीजन चार्टर हुआ, ये सब में सिविल सर्वेंट का रोल है। नेक्स्ट है रोल इन एक्सीजेंसीज, यानी कि कुछ भी कैलेमिटी हुआ, हैजार्ड हुआ, डिज़ास्टर हुआ, उसमें सिविल सर्वेंट ही तो प्राइम हो जाता है। तो जैसे कि अभी कोविड-19 पैंडमिक आया, उसमें भी सिविल सर्वेंट का रोल हाईलाइट हुआ। वो चाहे अच्छा कर रहे हो या ख़राब हो कर रहे हो, दोनों आपका जो ऐसे एक्सीजेंसीज हैं उसमें सामने आ जाता है। फिर नेक्स्ट है नेशनल बाइंडिंग फोर्स, मतलब कि एक जो सिविल सर्वेंट होता है उसमें एक नेशनल कैरेक्टर होता है, उसमें एथिकल कैरेक्टर होता है, एक नेशनल कैरेक्टर होता है। वो एक तरह से बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट, स्टेट में अलग गवर्नमेंट, बट सिविल सर्वेंट एक तरह से बाइंड करता है। तो इस तरह से आपने बता दिया इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सर्वेंट। नेक्स्ट है कि जो रिफॉर्म्स हैं, तो उससे पहले आप बताओगे कौन कौन से कमिटीज़ हैं। आपको मेंशन करना वो होटा कमेटी, दूसरा संतनाम कमेटी, तीसरा सुरेंद्र नाथ कमेटी एंड फिर सेकंड ARC रिपोर्ट, ठीक है। तो इन्होंने कुछ कुछ रिफॉर्म्स बताए, वो क्या क्या रिफॉर्म है। 4 मेन है। एक तो है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, तीसरा टेक्नोलॉजी और छठा एथिक्स। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में देखते हैं पहले। तो इसमें रिफॉर्म में इन लोगों ने सजेस्ट किया सेंट्रल सिविल सर्विस अथॉरिटी, जो कि डिसाइड करे डोमेन, पैनल्स, पोस्टिंग, टेन्योर, उसके लिए एक सेंट्रल सिविल सर्विस अथॉरिटी होनी चाहिए। दूसरा कि एक फिक्स्ड मिनिमम टेन्योर होना चाहिए, यानी कि एक सिविल सर्वेंट को जब चाहे आप ट्रांसफ़र कर देते हो तो उससे जो पूरा प्रोसेस है, जो वर्किंग है, वो डिस्टर्ब होती है। तो एक फिक्स्ड मिनिमम टेन्योर होना चाहिए। उसी में होगा आपका लेटरल एंट्री को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ताकि और ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि सिस्टम से बाहर हैं वो काम कर सके गवर्नमेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब कि जो ट्रेनिंग हो चाहिए, वो चाहे मिड सर्विस हो या सर्विस स्टार्ट करने से पहले हो। उसी में आप मेंशन करोगे मिशन कर्मयोगी के बारे में, फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, ऑनलाइन प्रोविटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। आप टेक्नोलॉजी के थ्रू भी जो सिविल सर्विस है उसको रिफॉर्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट सजेशन था इन कमिटीज़ के द्वारा कोड ऑफ एथिक्स चाहे वो इंटीग्रिटी हो, एम्पैथी हो, ये सारे एथिकल वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट है और इसलिए पार्ट होने चाहिए हर एक सिविल सर्वेंट के। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड जो कि चाहे वो इंटीग्रिटी, मेरिट और एक्सेलेंस है वो बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने बताया कि किस तरह से जो सिविल सर्विस है उसको रिफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपका 5 क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेकेंडली, अगर आप चाहते हो कि मैं टेलीग्राम चैनल बना के जो ये PDF है वहाँ पे अपलोड कर दूँ, तो प्लीज़ वो भी बताइए, ताकि मैं ये डिसाइड आपके जो इनपुट है उसी के बेसिस पे करूँगी। तो इसीलिए प्लीज़ कमेंट कर दिए इस बारे में और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।